हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके चैनल एसपी झा चैनल पे। आज हम लोग क्लास 7th के विज्ञान चैप्टर नंबर 3 के, जिसमें कि हम लोग उष्मा चैप्टर के आज सारे प्रश्न उत्तर को समझेंगे और अच्छे तरीके से समझने वाले हैं। तो चलिए आज हम लोग चैप्टर नंबर 3 के सारे क्वेश्चन उत्तर को समझने वाले हैं। यहाँ से देख सकते हैं आप लोग, हम लोग चैप्टर नंबर 3 ही निकल चुका है। यहाँ पर आपको मैं चैप्टर नंबर 3 दिखा देता हूँ और इसमें आज हम लोग सारे क्वेश्चन उष्मा चैप्टर के अंतर्गत जितने भी क्वेश्चन होंगे उसको सॉल्व करने वाले हैं। तो चलिए उष्मा चैप्टर के सारे प्रश्न को समझने वाले। तो सबसे पहले हम पहले क्वेश्चन की ओर चलते हैं और यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं सबसे पहले क्वेश्चन क्या है, जो उष्मा चालक और उष्मारोधी में अंतर स्पष्ट कीजिए। उष्मा चालक और उष्मारोधी में अंतर स्पष्ट करने के लिए कहा गया है। तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, मैंने आप लोगों के लिए लिख के रखा है और आप लोग यहाँ से नोट भी अपना बना सकते हैं। तो उष्मा चालक और उष्मारोधी में अंतर स्पष्ट करना। देखिए, जो पदार्थ अपने से होकर उष्मा को एक सिरे से दूसरे सिरे तक जाने देते हैं उन्हें उष्मा का चालक कहते हैं। जो पदार्थ का जिसमें पदार्थ उष्मा का संवहन होगा, यानी कि गुजरेगा एक माध्यम से दूसरे माध्यम तक, वो क्या हो गया, उष्मा का चालक, जिसे हम लोग सुचालक भी कह सकते हैं। जैसे कि उदाहरण के तौर पर लोहा, तांबा आदि। जो अब चलिए हम लोग उष्मारोधी को समझते हैं, यानी कि कुचालक भी इसे हम लोग कह सकते हैं। तो जो पदार्थ उष्मा को अपने एक सिरे से दूसरे सिरे तक अपने से होकर आसानी से नहीं जाने देते उन्हें उष्मारोधी कहते हैं। उदाहरण के लिए प्लास्टिक, लकड़ी इत्यादि। आप लोग कभी लोहा को गर्म कीजिएगा तो लोहा का दोनों और गर्म हो जाता है, इधर एक साइड नहीं दोनों साइड गर्म होता है। और वहीं पे लकड़ी का अगर हम बात करें तो लकड़ी में क्या होता है, तो जितना वो अंदर रहता है आग के उतना ही वह केवल गर्म रहता है, बाद में कि इसके पीछे छूने पे हमें कोई गर्मी का महसूस नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? क्योंकि वो उष्मा का कुचालक होता है, लोहा उष्मा का चालक होता है। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 2 की ओर चलते हैं और यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं क्वेश्चन दूसरे नंबर यहाँ पे लिखा गया है। ठीक है, क्या लिखा है, तो डॉक्टरी थर्मामीटर एवं प्रयोगशाला थर्मामीटर के कार्य एवं बनावट को बताइए। चलिए हम बताते हैं आप लोगों को। तो डॉक्टरी थर्मामीटर कैसे बनता है और प्रयोगशाला थर्मामीटर कैसे बनता है, यहाँ पे देखेंगे। एक सेकेंड, यहाँ पे देखिए, डॉक्टरी थर्मामीटर, मानव शरीर का तापमान डॉक्टरी थर्मामीटर से मापा जाता है। ये तो आप सभी जानते ही होंगे, जो डॉक्टरी थर्मामीटर से क्या मापा जाता है, तो मानव शरीर का तापमान। डॉक्टरी थर्मामीटर का परिसर 35 डिग्री सेल्सियस से 42 यानी कि 42 डिग्री सेल्सियस तक होता है। इस थर्मामीटर पर ताप मापने का मापक्रम स्केल होता है। डॉक्टरी थर्मामीटर में एक लंबी, बारीक तथा समान व्यास की कांच की नली होती है। इसके एक सिरे पर बल्ब होता है जिसमें पारा भरा होता है। ताप मापने पर बल्ब का पारा बारीक नली की ओर फैल जाता है और यह एक पतली चमकीली धारी के रूप में दिखाई देता है। चमकीली धारी के रूप में दिखाई देता है। ठीक है, अब यहाँ से आप लोग डॉक्टरी थर्मामीटर का चित्र बना लेंगे। मैं आप लोग को दिखा देता हूँ डॉक्टरी थर्मामीटर का। उसे आप लोग अच्छे तरीके से इसको चित्र आप लोग अपने बना लेंगे। ये हो गया प्रयोगशाला थर्मामीटर का चित्र और डॉक्टरी थर्मामीटर को भी हम लोग दिखा देते हैं। तो यहाँ से आप लोग देख सकते हैं, आप लोग यहाँ पे देखिए, ये हो गया डॉक्टरी थर्मामीटर। यहाँ पे आप लोग इसका चित्र बना लेंगे। तो ये क्या हो गया मेरा डॉक्टरी थर्मामीटर। ठीक है, उसके बाद आप लोग वहाँ पे चित्र बना लेंगे। और प्रयोगशाला थर्मामीटर यहाँ पे ये है, आप यहाँ पे देख सकते हैं प्रयोगशाला थर्मामीटर ये है। तो चलिए पहले हम इसको समझ लेते हैं आगे क्या करना है। उसके बाद आगे आप लोगों को लिखना है उसी प्रश्न में प्रयोगशाला थर्मामीटर के बारे में। तो चलिए हम लिख के आपको समझाते हैं। देखिए क्या लिखा गया है यहाँ पे, प्रयोगशाला थर्मामीटर बड़े और चौड़े होते हैं। प्रयोगशाला में विभिन्न वस्तुओं का ताप मापने के काम में लाए जाने वाले तापमापी को प्रयोगशाला थर्मामीटर कहते हैं। इसका परिसर 10 डिग्री सेल्सियस से 110 डिग्री सेल्सियस होता है। प्रयोगशाला थर्मामीटर में भी पारा का उपयोग होता है। प्रयोगशाला तापमापी का पाठ्यांक तभी नोट किया जाता है जब वह उस वस्तु में रखा हो या वस्तु से स्पर्श करती हो। और यहाँ पे आप लोग को प्रयोगशाला थर्मामीटर का चित्र बना लेना है, जिससे कि मैंने आप लोगों के लेने में आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं प्रयोगशाला थर्मामीटर, इसका आप लोग को चित्र बना देना है और तो आपको पूरे नंबर मिल जाएंगे। आशा करता हूँ क्वेश्चन नंबर 1 क्वेश्चन नंबर 2 आपको समझ में आ गया होगा। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 को समझने वाले हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 समझते हैं। तो यहाँ पे देखेंगे आप लोग क्वेश्चन नंबर 3 क्या है मेरा, सर्दियों में एक मोटे कपड़े की अपेक्षा
उसी मोटाई के कई परतों वाला वस्त्र अधिक गर्मी प्रदान करता है। क्यों? यहाँ पे देखिए, मोटे वस्त्र की तुलना में उसी मोटाई का कई परतों वाला बना वस्त्र अधिक गर्मी प्रदान करता है, क्योंकि कई परतों के बीच वायु भी विद्यमान होती है। ठीक है, और वायु ऊष्मा का क्या है? कुचालक है। तो वायु शरीर की गर्मी को बाहर नहीं निकलने देती है, जिसके कारण उष्णता बनी रहती है और हमें अधिक गर्मी लगता है। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 4 की ओर चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 आप लोग यहाँ पे देखेंगे, तो गर्म जलवायु वाली जगहों पर घरों को उजले रंग से रंगने की सलाह क्यों दी जाती है? क्यों दी जाती है? ये देखिए, दीवारों पर उजले रंग को रंगने से सफ़ेद दीवारें ऊष्मा का कम अवशोषण करती है, और यदि घरों की दीवार ऊष्मा को कम अवशोषित करेगी तो घर अधिक गर्म नहीं होगा, इसीलिए हमें उजले रंग से रंगने की सलाह दी जाती है। आशा करता हूँ क्वेश्चन नंबर 4 तक समझ में आ गया होगा। हम लोग क्वेश्चन आगे के क्वेश्चन को बुक से ही समझने वाले हैं। यहाँ पे देखिए, अब हमें कॉलम ख को कॉलम ख से मिलान करने के लिए कहा गया है। इसमें कि गहरे रंग के कपड़े पसंद करते हैं, सर्दियों के दिनों में गहरे रंग के कपड़े पसंद करते हैं। समुद्र समीर बहने का समय है दिन में, समुद्र समीर कब बहते हैं? तो दिन में बनते हैं। हल्के रंग के कपड़े पहनने का समय है गर्मियों में। मैंने अपने स्टूडेंट को जब बताया था, वही बच्चों ने इसमें चिन्ह लगा रखा है, तो इसमें आप लोगों को कोई समझने में परेशानी भी नहीं होगी, आप लोग इस प्रकार लगा भी सकते हैं। हल्के रंग के कपड़े पहनने का समय है गर्मी में, हम लोग आप सभी तो जानते ही होंगे हल्के रंग का कपड़े पहनते हैं। ठीक है, थल समीर चलने का समय है रात में। रात में आप सभी को पता होगा जो थल समीर चलने का समय होता है। अब यहाँ पे ये देखिए, 1 लीटर जल का तापमान 0 डिग्री सी तथा 1 लीटर जल का तापमान 40 डिग्री सी है। 1 लीटर जल का तापमान, ठीक है, को आपस में मिला दे तो जल का तापमान क्या हो जाएगा? तो जल का तापमान जो होगा वो आप लोगों को 0 डिग्री सी से 40 डिग्री सी के बीच होना चाहिए था, और यहाँ पे कहीं वो नहीं दिखा गया है जो 0 डिग्री सी से 40 डिग्री सी के बीच में, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर क्या होगा? इनमें से कोई नहीं। ठीक है, अब हम क्वेश्चन नंबर दूसरे को समझते हैं। बर्फ़ में लकड़ी का चम्मच डाला जाए तो क्या होगा? तो कुचालक होने के कारण कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। आप सभी को पता है, जो बर्फ़ में हो या आग में लकड़ी को डालेंगे तो इसमें लकड़ी तो वैसे धीरे धीरे आग में डालेंगे तो जलेगा, लेकिन इसमें प्रभाव कोई नहीं पड़ेगा। क्यों नहीं कोई प्रभाव पड़ेगा? क्योंकि बर्फ़ में डालने पर ये उष्मा का क्या है? कुचालक है, इसलिए इस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तीसरे नंबर प्रश्न को समझते हैं। 20 डिग्री सेल्सियस ताप पर गर्म जल पर 20 डिग्री सी ताप पर गर्म लोहे की छड़ को डालने से क्या होगा? कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे 20 डिग्री सी ताप पर गर्म जल है और 20 डिग्री ताप पर ही गर्म लोहे की छड़ भी है, तो दोनों को डालने पे इसमें कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, क्योंकि समान ताप है, इसीलिए कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। एक का ताप कम होता है, एक का ताप अधिक होता, तब प्रभाव पड़ता है। तो आशा करता हूँ कुछ चैप्टर नंबर 3 भी आपके सारे प्रश्न समझ में आ गया होगा। और यहाँ से आप लोग 5 नंबर के अगर लिखना चाहते हैं तो इस प्रकार से आप लोग इसको लिख सकते हैं अपने कॉपी में, और समझने के लिए अच्छे तरीके से नोट कर सकते हैं। तो आशा करता हूँ दोस्तों आप लोग को अच्छा लगा होगा समझने में, और कहीं से कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। आप लोग को अच्छा लगा होगा तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। चैनल पर नहीं होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। धन्यवाद। आज के पार्ट में हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 को समझने वाले हैं, समझ गए। अब नेक्स्ट पार्ट में हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 को समझेंगे। धन्यवाद।